नमस्कार दोस्तों। असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और सिविल सर्विसेज की तैयारी में बहुत से ऐसे एरियाज होते हैं जो कॉमन होते हैं। और जब आप राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस को एक वैकल्पिक विषय के रूप में सिविल सेवा में रखते हैं और इसके साथ ही अपने करियर प्लानिंग के रूप में आप असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, इसके साथ ही लेक्चरशिप की तैयारी करते हैं, तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो अप्रोच को अगर छोड़ दें, कंटेंट की बात करें तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो कॉमन होता है। और मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह प्रयास रहा है कि आपको उस कॉमन एरिया में स्ट्रॉन्ग किया जाए। उसी कड़ी में राजनीति विज्ञान के जो जीआईसी प्रवक्ता, नेट, जेआरएफ, रीट, इस तरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ाम्स की अच्छी बेहतर तैयारी करने के लिए जो MCQs बेस्ड डिस्कशन क्लास होती है वो आपके लिए बहुत इमिनेंसली हेल्पफुल होती है। आज मैं मार्क्सवाद में 10 MCQs पर आपसे चर्चा करूंगा जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। जैसे मैंने नेट 2019-18 के और कुछ जीआईसी प्रवक्ता के पॉलिटिकल साइंस के इस एरेना के क्वेश्चंस को क्या है लिए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है बच्चों कि जो निम्न में से कौन सा एक संगत मेल नहीं है। ए ऑप्शन है फेबियनवाद, शांतिपूर्ण परिवर्तन। बी ऑप्शन है श्रेणी समाजवाद, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व। सी ऑप्शन है श्रमिक संघवाद, ट्रेड यूनियनवाद। और डी ऑप्शन है लोकतांत्रिक समाजवाद और आमूल परिवर्तन। अगर कॉमन सेंस से देखें तो लोकतांत्रिक जो होगा वो हमेशा क्रमिक परिवर्तन की बात करेगा। लोकतंत्र में चुनाव का होना जरूरी है, प्रातिनिधिक लोकतंत्र में, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। और चुनाव में हर 5-5 साल पर नई सरकारें या पुरानी सरकारें अगर बनी रहती हैं तो धीरे धीरे क्या चेंज करेंगी। तो रेडिकल चेंज नहीं हो सकता, पीसीमल चेंज होगा, ग्रेजुअलिज्म आएगा। रिवॉल्यूशन की बात हम नहीं कर सकते, इवोल्यूशन हो सकता है। इसलिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो मैच है, ये मैच ठीक नहीं है। इसलिए इसका सही ऑप्शन तो होगा डी, कि ये मेल नहीं है। लोकतांत्रिक समाजवाद आमूल परिवर्तन के साथ मैच नहीं करता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि फेबियनवाद, श्रेणी समाजवाद और श्रमिक संघवाद वाकई इनसे मैच करते हैं? अर्थात अगर हम लोग क्रॉस एग्जामिन करें कि भाई क्या ये मैच करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा फेबियनवाद को, श्रेणी समाजवाद को और श्रमिक संघवाद को यहां पर क्या है हम लोग समझ लेते हैं। फेबियनवाद 1884 में एक इंग्लैंड में फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी और यह इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम में, यूके में संसदीय समाजवाद के स्थापना के लक्ष्य से क्या है इस सोसाइटी को स्थापित किया गया था। फेबियन सोसाइटी की स्थापना में बीट्रिस बेब, सिडनी वेब, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, H.G. वेल्स, ये प्रमुख जो विचारक थे, विद्वान थे, ये शामिल थे। फेबियन नाम क्यों पड़ा? एक रोमन जनरल थे, रोमन जनरल फेबियस मैक्सिमस। उन्होंने हनीबाल के आक्रमणकारी सेनाओं को एक रणनीति के द्वारा हराया था, धैर्यपूर्ण और रक्षात्मक तरीके से। तो जो ये लोग थे, इनका कहना था कि जिस समाजवाद में समानता लाने का जो लक्ष्य है वो धैर्यपूर्ण तरीके से और धैर्यपूर्ण तरीके से धीरे धीरे क्या है हासिल किया जा सकता है। इसलिए इसे फेबियन समाजवाद इन लोगों ने नाम दिया। फेबियन समाजवाद जो है वो जिन तरीकों की बात करता है उसमें एक तो है कि राजनीतिक कार्रवाई के माध्यम से चेंज किया जाए, और इसके साथ ही क्या है शिक्षा।
राजनीतिक कार्रवाई क्या है भाई? तो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित राजनीतिक दलों की स्थापना की जाए जो चुनावों में भागीदारी करें और मजदूर वर्ग या कामगार वर्गों की समानता के लिए नीतियों को बनाने के संदर्भ में भूमिका अदा करें। दूसरा, शिक्षा जो है वो एलिट जो क्लास है उसको धीरे धीरे क्या है जागरूक करके उसमें समाजवाद के विचारों को क्या है रोपा जाए। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो 1884 में जो वेब बंधुओं के द्वारा, सिडनी वेब, बेट्रिस वेब, H.G. वेल्स, इनके द्वारा जो फेबियन समाजवाद स्थापित किया गया, उसने समानता के समाजवादी लक्ष्य को हासिल करने के लिए राजनीतिक कार्रवाई और शिक्षा जैसे तरीकों की बात की, और ये तरीके क्या है शांतिपूर्ण कार्रवाई हैं। इसलिए आप यहां पर ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि इसमें फेबियनवाद शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए बिल्कुल क्या है ठीक है। दूसरा, यहां पर एक गिल्ड समाज सोशलिज्म नाम की एक विचारधारा क्या है रही है, और गिल्ड सोशलिज्म जो रहा है वो किस देश में सबसे ज्यादा प्रचलित रहा है, सबसे ज्यादा प्रसारित रहा है? तो इंग्लैंड में रहा है। इसकी खासियत क्या थी? इसकी खासियत अंग्रेजी फेबियनवाद और फ्रांसीसी सिंडिकलिज्म, इन दोनों के बीच का समन्वय था। या इसे कहा गया, रोक्को नाम के एक विद्वान ने कहा था कि गिल्ड सोशलिज्म इज इंटेलेक्चुअल चाइल्ड ऑफ इंग्लिश फेमिनिज्म एंड फ्रेंच सिंडिकलिज्म। तो कुछ लोगों को ये लगता था कि फेबियन वाला रास्ता भी ठीक नहीं है, बहुत उसमें धीमापन है, और कुछ लोगों को ये लगता था कि जो सीधी कार्रवाई का फ्रांसीसी सिंडिकलिज्म का जो रास्ता है, जिसमें मजदूर हड़ताल, सीधी कार्रवाई, तोड़ फोड़, इन सब तरीकों को अपनाते हैं, वो रास्ता भी ठीक नहीं है। ज़्यादा अच्छा रास्ता ये है कि किसी फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं उन मजदूरों को भूमिका दिया जाए, उन मजदूरों के प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया जाए। इसका मतलब कि जैसे चुनाव में, और ये तर्क दिया गया कि जैसे राजनीतिक क्षेत्र में हम प्रादेशिक जो रिप्रेजेंटेशन, टेरिटोरियल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उस टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन को, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार करते हैं, उसी तरह से औद्योगिक क्षेत्र में हमें व्यावसायिक प्रतिनिधित्व को क्या है स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो गिल्ड समाजवाद था, ये श्रमिकों के गिल्डों के ओनरशिप की बात करता था। ये गिल्ड समाजवाद क्यों है? ये श्रमिक के जो गिल्ड थे, जो श्रमिक यूनियन, जो ट्रेड यूनियंस थी, उन ट्रेड यूनियंस के को ओनरशिप देने की बात करता था। जैसे मारुति कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनको भी आप ओनरशिप में शामिल कर लें, उनको भी ओनरशिप दे दें, और पॉलिसी मेकिंग में भी उनको शामिल कर लें, तो ये गिल्ड सोशलिज्म है। गिल्ड सोशलिज्म जो है ये A.J. पेंटी, A.R. ओरिज, S.G. हॉब्सन, इनके द्वारा, और इसमें सबसे बड़ा नाम, सबसे लोकप्रिय नाम है G.D.H. कोल। दरअसल G.D.H. कोल को इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने तमाम लिटरेचर्स को लिखकर जो गिल्ड समाजवाद की जो विचारधारा थी उसको पूरे इंग्लैंड में प्रसारित किया, और यूरोप के दूसरे देशों में भी इसके प्रति एक जागरूकता क्या है, इसके प्रति एक सकारात्मकता क्या है, निर्मित की। तो गिल्ड सोशलिज्म में क्या खास बात है कि श्रमिकों के गिल्डों को ओनरशिप देने की इसमें बात की गई। यह इस रूप में जो फेबियन समाजवाद है उस फेबियन समाजवाद से भी भिन्न है, और ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बजाय दरअसल जो गिल्ड हैं उनको एक तरह से प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। तो अगर हम लोग प्रश्न को यहां पर देखें तो इस प्रश्न के संदर्भ में हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि जो यहां पर श्रेणी समाजवाद या गिल्ड सोशलिज्म को, इसको अंग्रेजी में गिल्ड सोशलिज्म कहेंगे, ये जो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की इसमें बात की गई है ये भी करेक्ट है। इसके साथ ही श्रमिक संघवाद जो है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि भाई श्रमिक संघवाद क्या है।
श्रमिक संघवाद या सिंडिकलिज्म जो है वह किसने इस विचार को आगे बढ़ाया? तो जॉर्ज सोरेल ने इस विचार को आगे बढ़ाया। और इसके साथ ही पलूतिये नाम के एक और विचारक थे। श्रमिक संघवाद को मार्क्सवाद और अराजकतावाद का एक मेल माना जाता है। किस देश में श्रमिक संघवाद की जो विचारधारा थी वह विचारधारा सबसे ज्यादा प्रचारित प्रसारित हुई? फ्रांस में हुई। इसके तरीके क्या थे? इसके तरीके थे डायरेक्ट एक्शन, सीधी कार्रवाई, सबटेज, तोड़फोड़ और जनरल स्ट्राइक। ट्रेड यूनियन के द्वारा ही ये चीजें क्या हो सकती थी। इसलिए श्रमिक संघवाद जो है वह श्रमिक संघवाद ट्रेड यूनियनवाद से संबद्ध है। तो ये भी बच्चों करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और इसके साथ ही ये भी करेक्ट है। इस तरह से समाजवाद के 3 रूपों के बारे में आपसे चर्चा हुई। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि लोकतांत्रिक समाजवाद कौन सा है? तो ऐसा समाजवाद जो समानता लाने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों में इत्तेफाक रखता है वह लोकतांत्रिक समाजवाद है। बर्नस्टाइन का जो संशोधनवाद था या संशोधनवादी जो समाजवाद था वो इसी तरह का था, जो जर्मनी जैसे देशों में धीरे धीरे स्थान बनाता है। तो आप देखेंगे कि इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में जो कम्युनिज्म था उस कम्युनिज्म के बजाय जो हम ये कह सकते हैं कि सोशलिज्म, खास तौर पर सोशलिज्म के कुछ खास रूप क्या है प्रचारित प्रसारित हुए। ये नेट 2019 का क्वेश्चन था जिसका मैंने यहां पर आपसे डिस्कशन किया। फिर हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन नव मार्क्सवाद, जो नव मार्क्सवाद है उससे संबंधित नहीं है? पहला ए ऑप्शन है जुर्गेन हेबरमास, दूसरा एरिक फ्राम, हर्बर्ट मार्क्यूजे और रोजा लग्जमबर्ग। 2 चीजें यहां पर समझनी, एक तो नव मार्क्सवाद क्या है और दूसरा इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इसका सही उत्तर होगा रोजा लग्जमबर्ग। रोजा लग्जमबर्ग जो हैं वो लेनिनवाद की खासी विरोधी थी, और रोजा लग्जमबर्ग इसके साथ ही जो मॉडरेट किस्म का जो समाजवाद था उसको भी नकारती थी। तो इस दृष्टि से रोजा लग्जमबर्ग यहां पर ये हम ये कहेंगे कि जो मार्क्सवाद रहा है उस मार्क्सवाद के नव मार्क्सवाद की धारा के भीतर नहीं आती हैं। दरअसल जब मार्क्सवाद का अध्ययन करते हैं तो कुछ विद्वान मार्क्सवाद को 3 शाखाओं में बांट कर पढ़ते हैं। क्लासिकल मार्क्सिज्म, इसके साथ ही ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म, रूढ़िवादी साम्यवाद, शास्त्रीय या चिरसम्मत मार्क्सवाद, रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म साम्यवाद, रूढ़िवादी साम्यवाद, और तीसरा नियो मार्क्सिज्म, मॉडर्न मार्क्सिज्म। यहां पर यह सवाल नियो मार्क्सिज्म से संबंधित है। तो अब अगर किसी विचारधारा में आप कहते हैं कि ये इसमें नया है तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई इसमें पुराना क्या था। इसका मतलब कि नव मार्क्सवाद को क्लैरिटी के लिए ये पुराने मार्क्सवाद से कैसे भिन्न है इस बात को समझना जरूरी है। और यहां पर इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पहले आप नव मार्क्सवाद की थोड़ी महत्वपूर्ण बातों को समझें। मार्क्सवाद को हम यहां पर अपनी सुविधा के लिए एज्यूम कर सकते हैं या यहां पर सपोज कर सकते हैं कि एक पुराना मार्क्सवाद रहा है, और इस पुराने मार्क्सवाद के साथ साथ एक नव मार्क्सवाद भी क्या है रहा है। जो पुराना मार्क्सवाद है यह क्लासिकल मार्क्सवाद है। यह क्या है? क्लासिकल मार्क्सवाद। और इसके साथ ही ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म, ये पुराने मार्क्सवाद हैं। और जो नव मार्क्सवाद है इसको आधुनिक मार्क्सवाद, और एंड्री हेवुड जैसे जो थिंकर्स, जो ऑथर्स हैं, वो कहते हैं कि ये वेस्टर्न मार्क्सिज्म भी आप इसको क्या है कह सकते हैं कि ये वेस्टर्न मार्क्सिज्म भी है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि भाई ये नव मार्क्सवाद की विशेषताएं क्या हैं। तो मैं आपको बहुत सिंपली 3-4 बातें बताना चाहता हूं। जो पुराना मार्क्सवाद था उसमें शुरू के मार्क्स के विचारों को अगर छोड़ दिया जाए
तो उसमें मनुष्य इतिहास की एक कठपुतली है। अगर इतिहास का पहिया वर्गों के माध्यम से और आर्थिक ताकतों की कारकों की वजह से घूमता है, तो मनुष्य उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, मनुष्य इतिहास की शतरंज की बिसात पर बैठा हुआ सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक प्यादा है, एक कठपुतली है। आर्थिक शक्तियां, आर्थिक कारक मनुष्य को संचालित करते हैं। इतना ज्यादा आर्थिक कारकों पर, वर्गों पर, इतिहास की समझ वर्गों के आधार पर करने पर बल था कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता, उसके संकल्प, उसकी रोमानियत, इन सब को मार्क्स ने स्थान नहीं दिया। इसलिए मार्क्स जो है, उनके यहां कहा जाता है कि मनुष्य के दो रूप मिलते हैं। जो तरुण मार्क्स थे, उनके यहां एक थोड़ा सा आभास मिलता है कि मनुष्य इतिहास का निर्माता है, मैन इज द क्रिएटर ऑफ द हिस्ट्री। लेकिन जैसे जैसे पूंजीवाद की आलोचना मार्क्स उसके उत्पादन के साधनों के आधार पर करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे वो पूंजीवाद को इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बेस पर एनालाइज करते हैं, वैसे वैसे मार्क्स के यहाँ एक डिटर्मिनिज्म इस्टेब्लिश होता है, एक नियतिवाद, एक नियतत्ववाद स्थापित होता है कि इससे चीजें निर्धारित होती हैं, डिटरमाइन होती हैं, आर्थिक कारकों से चीजें निर्धारित होती हैं। और अगर मनुष्य आर्थिक कारकों से निर्धारित होता है, तो मनुष्य की संकल्प की स्वतंत्रता नाम की कोई चीज नहीं है। तब वो जगजीत सिंह का गाना गाए, गजल गाए कि अपनी मर्जी से नहीं अपने सफर के हैं हम, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हैं हम कुछ नहीं कर सकते। आर्थिक परिस्थितियां, आर्थिक हालात, कोरोना के बाद की उपजी स्थिति, इन सब ने क्या कर दिया, चीज़ों को प्रभावित ही नहीं कर दिया बल्कि निर्धारित कर दिया। हम तो हालात से क्या है, मजबूर हैं। जैसी तकनीक होगी, जैसे उत्पादन के साधन होंगे, वैसी ही क्या है इंसान की परिस्थितियां होंगी, वैसा ही इंसान क्या करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि पुराना मार्क्सवाद जो है वो कहता है कि मैन द पपेट ऑफ हिस्ट्री, मनुष्य इतिहास की क्या है, कठपुतली है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान से समझना कि नव मार्क्सवाद इस पुराने मार्क्सवाद की बात से दूर जाता है और वो मनुष्य को इतिहास के निर्माता के रूप में देखना चाहता है, मैन द क्रिएटर ऑफ हिस्ट्री। वो जो तरुण मार्क्स के पुस्तकों, तरुण मार्क्स की कृति में 1844 इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स जो मार्क्स की किताब थी, उसमें जिस तरह से मनुष्य के बारे में वो चित्रण करते, उससे वो ज्यादा प्रभावित है। तो एक तो ये बहुत बड़ा अंतर है। दूसरा, जो पुराना मार्क्सवाद है वह आर्थिक नियतिवाद को, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को स्वीकार करता है। वह मानता है कि जैसा बेस स्ट्रक्चर होगा वैसा ही सुपर स्ट्रक्चर होगा, जैसा मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा वैसा ही लॉ, पॉलिटिक्स, रिलीजन, कल्चर, ये सब क्या है बनेंगे। तो बेस स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर क्या है, वह क्या है चलता है। तो आर्थिक नियतिवादी को क्या है, ये पुराना मार्क्सवाद स्वीकार करता है, लेकिन यह इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को अस्वीकार करता है। ये कहता है कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये इकोनॉमिक्स को प्राइमेसी देता है, अर्थशास्त्र को प्राथमिकता देता है। जो नव मार्क्सवाद है वह अर्थशास्त्र ही नहीं, मनोविज्ञान को भी, वो फ्राइडियन साइकोलॉजी को, हेगल के फिलॉसफी को और मार्क्स के डायलेक्टिकल मेटलिज्म की शरबत बनाना चाहता है। बोतलों में घोली जाए पानी और शराब, उसमें मिलाया जाए गुलाब, नशा जो तैयार है, किशोर ने कहा कि वो प्यार है। यहां पर क्या है, हेगल को मिलाओगे, मार्क्स को मिलाओगे, फ्रायड को मिलाओगे, तो जो नशा बनेगा वो नव मार्क्सवाद होगा। और पढ़ लोगे तो नशा हो जाएगा कि क्या शानदार विश्लेषण किया है कि मनुष्य की चेतना और उस चेतना को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां। तो एरिक फ्रॉम, लुई ऑल्थ्यूजर, इसके साथ ही जुर्गेन हेबरमास, ये सब जो है बड़े भारी नाम है, उन पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो अर्थशास्त्र ही नहीं, मनोविज्ञान भी क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पर क्या है कि इन लोगों ने, पुराने मार्क्सवादियों ने
केवल सर्वहारा को प्रिविलेज्ड पोजीशन दी अपने पूरे विश्लेषण में, क्योंकि उस समय औद्योगिक क्रांति हुई थी, मजदूर वर्ग की हालत बहुत दयनीय थी, काम के घंटे ज्यादा होते थे, कोई सुरक्षा नहीं थी, काम की परिस्थितियां बहुत गड़बड़ थी, ये सब चीजें क्या हो रही थी। तो यहां पर क्या है कि ये जो चीज है कि सर्वहारा की प्राधिकारपूर्ण जो स्थिति है, उस प्राधिकारपूर्ण स्थिति को स्वीकार करता है, लेकिन ये सर्वहारा की प्राधिकारपूर्ण स्थिति को स्वीकार नहीं करता है। तो पुराने मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद में क्या है, ये अंतर है। जो नव मार्क्सवाद है वो 4 बातों में पुराने मार्क्सवाद से भिन्न है। वो 4 बातें मैंने अभी आपको बताया कि मनुष्य इतिहास की कठपुतली नहीं है, इतिहास का निर्माता है। आर्थिक नियतिवाद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। आर्थिक नियत इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स ही प्राइमेसी नहीं है, साइकोलॉजी को भी देखना पड़ेगा, फिलॉसफी को भी देखना पड़ेगा। नव मार्क्सवाद में तीसरी बात ये आ गई। और चौथी बात यहां पर मैंने आपको बताया कि सर्वहारा को प्रिविलेज्ड पोजीशन देने के बजाय जो नव मार्क्सवाद है उसमें दूसरे मध्य वर्ग की स्थिति को भी क्या है, महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। नव मार्क्सवाद का प्रतिपादन किसने किया बच्चों? जॉर्ज ल्यूकास, हंगेरियन थिंकर जॉर्ज ल्यूकास से शुरू होता है। एंटोनियो ग्राम्सी ने जेल में प्रिजन नोटबुक में इतना जबरदस्त विश्लेषण किया कि उन्होंने दिखाया कि केवल बेस और सुपर स्ट्रक्चर के चक्कर में मत पड़ो, वर्चस्व स्थापित की जाती है पूंजीवादी व्यवस्थाओं के द्वारा, हेगेमनी स्थापित की जाती है। तो यहां पर क्या है कि इन्होंने ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात की, वस्तुकरण की बात की। इन्होंने कहा कि भैया वर्चस्व की समस्या होती है, वर्चस्व की बात की। थियोडोर एडोर्नो, मैक्स हार्खाइमर, हर्बर्ट मार्क्यूजे, एरिक फ्राम, ये जुगेन हेबरमास, इनमें से कुछ नाम, जो ये 3 नाम है, थियोडोर एडोर्नो, मैक्स हार्खाइमर, हर्बर्ट मार्क्यूजे, ये पहली पीढ़ी के फ्रैंकफर्ट स्कूल के जाने माने चिंतक हैं जिन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थ्योरी प्रस्तुत की, और जुर्गेन हेबरमास दूसरी पीढ़ी के हैं। तो नव मार्क्सवाद के बारे में ये चीजें आपको, ये जानकारी क्या है, होनी चाहिए। नव मार्क्सवाद क्या है और नव मार्क्सवाद का प्रतिपादन किसने किया। अब इसमें तीनों चारों नाम, अब क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में देखोगे बच्चों तो जुगेन हेबरमास यहां पर आए हैं, तो जुगेन हेबरमास इसमें आ गए हैं। एरिक फ्राम इसमें हैं, यहां पर एरिक फ्राम मैंने यहां पर क्या है आपको लिखा। फिर इसके साथ ही हर्बर्ट मार्क्यूजे, तो 3 नाम तो यहां पर मिल गए, तीनों नाम इसमें प्रतिपादन में मिल गए। इसका मतलब कि जानकारी के कैनवास को आगे बनाए रखना है। और फिर यहां पर बच्चों जो है, इसके बाद हम लोग यहां पर देखेंगे कि रोजा लग्जमबर्ग जो थी, उनको लेनिनवाद भी स्वीकार नहीं था, और उनको लोकतांत्रिक किस्म का जो समाजवाद था वह समाजवाद भी स्वीकार नहीं था। उनको हम लोग नियो मार्क्सिज्म में या न्यू लेफ्ट में नहीं रख सकते, बल्कि वो फार लेफ्ट में थी, और बहुत हद तक जो क्लासिकल मार्क्सिज्म था उस धारा को क्या है आगे बढ़ा रही थी। तो उनको नव मार्क्सवाद में नहीं, जैसे मैंने कहा कि मार्क्सवाद के 3 रूप हैं, क्लासिकल मार्क्सिज्म, ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म और नियो मार्क्सिज्म। तो रोजा लग्जमबर्ग जो हैं, न तो ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म में आती हैं और न ही नियो मार्क्सिज्म में आती हैं, वो क्लासिकल मार्क्सिज्म में क्या है, फार लेफ्ट में क्या है रखी जाएंगी। तो ये यहाँ पर इस सवाल का क्या है उत्तर हुआ। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कि कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद के संस्थापक निम्न में से किस देश के औपचारिक नागरिक थे। ये नेट 2019 का सवाल है। जर्मनी, फ्रांस, यूके, इनमें से कोई नहीं। तो मार्क्स जो थे वो जर्मनी में पैदा हुए थे, यहूदी परिवार में पैदा हुए थे, और 3 विश्वविद्यालयों में जर्मनी के 3 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की थी। जो एंशियंट ग्रीक जो यूनानी जो चिंतन है, उसमें डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस के ऊपर रिसर्च था, पीएचडी थी उनकी। तो आप ये समझ सकते हैं कि मार्क्स की स्थिति क्या थी। कार्ल मार्क्स का जन्म स्थान जर्मनी था, जर्मनी का राइनलैंड प्रांत, उसमें ट्रियर एक जगह थी। 5 मई 1818 को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था।
जाति एथनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यहूदी परिवार में जन्म लिया था, जिनके पिता वकील थे, बाद में उन्होंने ईसाई प्रोटेस्टेंट धर्म को स्वीकार कर लिया। प्रवास के संदर्भ में आप देखेंगे तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा। जर्मनी उन्होंने 1842 के आसपास छोड़ दिया और पेरिस वे चले गए। 1845 तक वे पेरिस में रहे। उसके बाद वे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स गए। ब्रुसेल्स भी छोड़ना पड़ा। और उसके बाद वे लंदन गए, जहां पर पूरी जिंदगी भर उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड एंगल्स ने पूरी जिंदगी भर मदद करी कि जिंदगी उनकी बहुत ही संघर्ष में बीती, लेकिन इसके बावजूद विचारों के स्तर पर कोई उनके उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। अब यहां पर है कि लंदन के संदर्भ में जो उनका प्रवास था, तो जर्मनी का रहने वाला आदमी कितने देशों में रह रहा है? वो पेरिस में रह रहा है, इसके साथ ही वो बेल्जियम में रह रहा है, और इसके साथ ही फिर वो इंग्लैंड में जाकर रह रहा है। और यहां पर है कि अब इस प्रश्न का उत्तर आप समझ सकते हैं कि किस देश के औपचारिक नागरिक थे। जब आप दर बदर होकर घूम रहे हैं तो आपको नागरिकता कहां पर मिलेगी? और आप क्रांतिकारियों के मसीहा भी हैं। आप नारा लगा रहे हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों के अलावा कुछ भी बेड़ियों के अलावा कुछ भी छोड़ना या कुछ भी आपको बलिदान नहीं करना है। बान, बर्लिन और जेना में। तो इसलिए यहां पर बच्चों इसका जो आंसर सही होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। औपचारिक नागरिक वे इनमें से किसी के नहीं रह गए थे। जर्मनी में रहते नहीं थे और दूसरे देशों में क्रम से उन्हें छोड़ना पड़ा। लंदन में सबसे ज्यादा उनकी संभावना हो सकती थी, लेकिन उनके क्रांतिकारी तेवर देखकर सरकारें होती थीं? भयभीत होती थीं। तो ये यहां पर आप तीसरे प्रश्न का उत्तर यहां पर मैंने दे दिया। चौथा प्रश्न जो मैंने लिया है वह है मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत के बारे में, एलिनेशन के प्रिंसिपल के बारे में क्या सही है? यहां पर उत्पादन में अलगाव, प्रजाति मात्र से अलगाव, श्रम कार्यों में अलगाव और व्यक्ति से व्यक्ति का अलगाव। अगर इसमें यहां पर देखें तो ये पहले तो ऑड मैन आउट के हिसाब से दूसरा वाला तो नहीं होगा। ये ये फॉल्स है, ये इनकरेक्ट है। कैसे? हर जगह अलगाव 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 है तो ऑड मैन आउट कर दीजिए, और ये यहां पर सही भी है। तो अगर यहां ऐसे करेंगे तो 1, 3 और 4 आंसर होगा, इसमें सी आंसर होगा। लेकिन इसका क्रॉस वेरिफिकेशन करना जरूरी है कि भाई मार्क्स के यहां एलिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, और एलिनेशन का कॉन्सेप्ट उन्होंने किसमें दिया था, और इससे फर्क क्या पड़ जाता है। तो जब आप ये कहते हैं कि आपका जो मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप एक व्यवस्था छीन ले रही है, आप में एक परायापन, एक अलगाव पैदा कर रही है। आप मूलतः एक प्राकृतिक, अपनी आर्थिक आवश्यकताओं से संचालित होने वाले प्राणी हैं, और इसके साथ ही सामाजिक, इसीलिए सामाजिक भी हैं। लेकिन पूंजीवाद की जो व्यवस्था है वो आपके इस मूल स्वभाव को छीनकर आपको केवल और केवल एक कमोडिटी बनाकर रख देती है। पूंजीवादी व्यवस्था लेबर को कमोडिटी बनाकर रख देती है और पूंजीपति को भी मुद्रा की तानाशाही का गुलाम बना देती है। तो मार्क्स जब बहुत यंग थे तो उन्होंने जो क्रिटिसिज्म किया कैपिटलिज्म का, और उस क्रिटिसिज्म को 1844 इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट में उन्होंने दर्ज किया। उसमें उन्होंने कहा कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि वह सेपरेट कर देता है हमारे जेन्युइन इसेंशियल नेचर से। टू बी सेपरेटेड from one's genuine or essential nature is the notion of alienation, and capitalist system makes a person
एलिनेटेड पर्सन, वो उसे एलिनेटेड पर्सन क्या बना देता है। ये 1844 के इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स में मार्क्स ने क्या है इसको प्रतिपादित किया। अब यहां पर मार्क्स ये भी बताते हैं कि बेटा लोगों समझ लो कि पूंजीवादी समाज में 4 स्तर पर परायापन होता है। पहला स्तर होता है उत्पादन तथा उत्पादन की प्रक्रिया के स्तर पर परायापन, दूसरा होता है प्रकृति के स्तर पर परायापन, तीसरा होता है समाज के स्तर पर परायापन, और चौथा होता है अपने आप के स्तर पर परायापन। एक बड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर का अब उसके निर्णयों पर कि उसे क्या करना है, उत्पादन के निर्णयों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए वह क्या है, अपने श्रम से भी और इसके साथ ही प्रोसेस से भी अलग है। और यही क्या है सवाल आपसे क्या है यहां पर पूछा जा रहा है कि वो उत्पादन से अलग है। बिल्कुल ठीक है, और उत्पादन से इसलिए अलग है क्योंकि उत्पादन के निर्णयों में की जो प्रक्रिया है उससे भी अलगाव। तो पहले वाले अलगाव में जो 4 अलगाव हैं, उत्पादन और उत्पादन की प्रक्रिया में अलगाव, प्रकृति से अलगाव, समाज से अलगाव और अपने आप से अलगाव, तो यहां पर पहला और तीसरा तो पहले वाले चरण में क्या शामिल है। और व्यक्ति से व्यक्ति का अलगाव, प्रतिस्पर्धा इतनी है पूंजीवादी प्रणाली में कि एक कामगार का बीमार पड़ जाना दूसरे के लिए क्या है अवसर है। इसलिए पूंजीवादी प्रणाली में व्यक्ति से व्यक्ति का क्या है अलगाव हो जाता है। तो यहां पर यह समाज वाला क्या है अलगाव है, इसमें प्रकृति वाला और अपने आप से अलगाव नहीं है। मतलब यहां पर जो 4 सिस्टम मैंने आपको बताए कि 4 स्तर होते हैं कि उत्पादन तथा उत्पादन प्रक्रिया, तो सवाल का पहला और तीसरा तो इसमें है और इसके साथ ही जो चौथा है वो इसमें है। इन 2 स्तरों की बात क्या है नहीं कही गई है। इसका मतलब कि आपको समझदारी ठीक ठीक होनी चाहिए जिनके आधार पर इन ऐसे प्रश्नों को आप कर सकें। उत्पादन के साधनों के आधार पर 5वां सवाल ले रहा हूं जो नेट 2018 में पूछा गया। उत्पादन के साधनों के आधार पर मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दास व्यवस्था बिल्कुल सही है। उत्पादन की एशियाई पद्धति या प्रणाली, एशियाई पद्धति या प्रणाली की बात मार्क्स ने नहीं की और एंगल्स ने भी नहीं की। पूंजीवादी युग की बात उन्होंने कहा कि अब तक का इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास है और समाज के हर अवस्था में, इतिहास के हर चरण में उत्पादन के साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण के आधार पर वर्ग रहे हैं और उन वर्गों के बीच में संघर्ष क्या होता रहा है। तो पूंजीवादी युग और सामंतवादी युग के संबंध में तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। इसलिए इसमें डी ऑप्शन होगा 1, 3 और 4, इसमें ये नहीं होगा। और इसका जो जस्टिफिकेशन है वो यह है कि मार्क्स की एक पुस्तक है जर्मन आइडियोलॉजी, उसमें वे कहते हैं कि समाज के 4 अवस्थाओं की बात करते हैं, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लैबरी, फिडलिज्म एंड कैपिटलिज्म। यहां पर ये चारों अवस्थाएं वहां से आप जोड़ सकते हैं और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सही उत्तर क्या है आप दे सकते हैं। फिर इसी तरह से द्वंदात्मक भौतिकवाद की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। द्वंदात्मक मतलब विरोध की प्रक्रिया, विरोधों की प्रक्रिया, और भौतिकवाद का मतलब यह है कि अनकॉन्शियस रियलिटी जो है वह पहले आती है और कॉन्शियस रियलिटी उसके बाद आती है। जब आप विरोध की प्रक्रिया की बात करेंगे तो विरोध की प्रक्रिया बाहर से आरोपित की जाती है या ये वास्तविकता में, पदार्थ में, मैटर में पहले से है। तो मार्क्सवाद ये कहता है कि ये मैटर में जो डायलेक्टिक या विरोध है वो पहले से निहित है। इसलिए पहला ऑप्शन कि प्रकृति अस्थिर है, गतिशील है और निरंतर परिवर्तनशील है, जो चेंज है वो अधूरेपन की वजह से पदार्थ के भीतर पहले से ही निहित है और जैसे बीज अंकुरित होकर पौधा बनना चाहता है वैसे ही इस कायनात की हर चीज में एक अस्थिरता इसलिए है
क्योंकि वो अपने पोटेंशियल्स को, अपने भीतर की संभावनाओं को पूरी तरह से साकार करना चाहती है। तो इसलिए जो ये पहला वाला जो ए ऑप्शन के भीतर जो बात है वो सही है। वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो सरल है, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तु में विकास और परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो निरंतरता के साथ भले ही चलती, लेकिन उसमें छलांग भी आती है। जैसे कि पानी को जब तक आप 99 डिग्री तक उबालते हैं तब तक पानी उबलता रहता है और उसका द्रव्यमान कम होता रहता है, लेकिन अचानक पूरा पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और इस तरह से मात्रात्मक परिवर्तन इकट्ठा होकर गुणात्मक परिवर्तन में क्वांटिटेटिव जो चेंजेस हैं वो कलेक्टिव होकर, एक्युमुलेट होकर वो क्वांटिटेटिव चेंजेस में क्या बदल जाते हैं। निगेशन भी होता रहता है, इसलिए परिवर्तन की प्रक्रिया सरल नहीं है। परिवर्तन की प्रक्रिया डायलेक्टिक है, वह द्वंद्वात्मक है, वह एक रेखीय नहीं है, क्योंकि उसमें छलांग भी आती है। क्योंकि छलांग कैसे आएगी? क्योंकि जो मात्रा है वो धीरे धीरे जब परिवर्तित हो रही तो एक बिंदु पर आकर वह गुणात्मक परिवर्तन में क्या है बदल जाएगी। तो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो सरल नहीं है, बल्कि वो दोनों तरफ से बदलती है। द्वंद्वात्मक का मतलब कि इसके दो अपोजिट्स हैं और दोनों अपोजिट्स के आपस में संबंध भी एक दूसरे से हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है बच्चों ये फॉल्स है, ये गलत है। वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन शीघ्रता के साथ अचानक होते हैं। यस, जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वो अचानक होंगे। वो 99 डिग्री पर पानी का वाष्प बन जाएगा, यहां पर गुणात्मक परिवर्तन अचानक होंगे। और ये इसलिए करेक्ट है यह प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या करता है। बिल्कुल, यहां पर जो भौतिक है वो भौतिक क्या है? वो भौतिक दरअसल उत्पादन की प्रक्रिया, जितनी भी मानवीय गतिविधियां हैं उसमें उत्पादन की जो गतिविधि है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए इस क्वेश्चन में बी वाला ऑप्शन कौन नहीं है पूछा गया, तो इसमें बी वाला ऑप्शन क्या है होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग की मांग करता है। इस ऑप्शन से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में आपको जो 25-30 शब्द मिल रहे हैं वो आप मेंस में भी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे अभी ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं उनकी चिंता ये होगी कि जब लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव की अच्छी तैयारी करोगे तो ऑब्जेक्टिव से भी कुछ ऐसे इंसाइट, कुछ ऐसे स्टेटमेंट, कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिसको आप डिस्क्रिप्टिव में क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यहां पर ये बात है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण किस पर अधिक बल देता है? तो भैया मार्क्सवादी दृष्टिकोण तो उदारवाद पर तो बल देगा ही नहीं, क्योंकि उदारवाद व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता की बात करता है और मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है वो वर्गों की बात करता है, एक तरह का उसमें कलेक्टिविज्म है, तो उदारवाद तो होगा ही नहीं। वो स्थिरता की बात भी नहीं करता, वो कहता है कि जब तक कोई चीज सत्य नहीं होगी तब तक वो स्थिर और अस्थाई नहीं होगी, तो स्थितिवाद की भी बात नहीं करता है। मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है वो चेंज की जो है, जो परिवर्तन है उसकी बात करता है, इसलिए इसमें सी वाला ऑप्शन क्या है सही होगा। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में यथार्थवाद नहीं है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण में भी एक आदर्श है और वह आदर्श साम्यवाद में है कि एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें न तो क्लास होगा, क्लासलेस सोसाइटी होगी, और इसके साथ ही जो स्टेटलेस सोसाइटी होगी। तो इसलिए यथार्थवाद नहीं है, इसलिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है वह किस पर सबसे अधिक बल देता है? परिवर्तनवाद पर सबसे अधिक क्या बल देता है। वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद बच्चों जो है ये मार्क्सवाद के रूप में क्या है जाना जाता है, ये मार्क्सिज्म है। कैसे है इस बात को आप थोड़ा, अराजकतावाद अलग विचारधारा ये हो नहीं सकता, उदारतावाद भी समाजवाद से अलग है, फांसीवाद भी अलग है। यहां पर इस चीज को समझते हैं कि कैसे भाई वैज्ञानिक जो मार्क्सवाद है वह क्या है, ये है। आपसे मैं इस बात को इस बात को अगर हम लोग समझ लें कि मार्क्सवाद वैज्ञानिक समाजवाद क्यों है,
विज्ञान जो होता है वो नियमों के प्रेक्षण पर या प्रेक्षण और प्रयोग से गढ़े गए नियमों पर आधारित होता है। वाई वी ऑलवेज इंसिस्ट दैट दिस थिंग इज साइंटिफिक। When we use the term scientific, we seek to explain, हम ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि किसी नियम पर क्या आधारित है। इसका मतलब कि विज्ञान प्रेक्षण और प्रयोग के नियमों पर आधारित रहता है, मार्क्सवाद भी नियमों पर आधारित है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कैसे नियमों पर आधारित है, तो ये नियम दो तरह के कह सकते हैं, इतिहास के नियम हैं और सामाजिक विकास के नियम हैं। इतिहास के अनुभविक विश्लेषण से इतिहास को पहले बदलने वाले जो कारक हैं और इतिहास को भविष्य में बदलने वाले जो कारक हैं, उन कारकों का अध्ययन ये करता है। इस संदर्भ में क्या है, ये वैज्ञानिक है। यह पूंजीवाद की नैतिक आलोचना पर आधारित नहीं है जैसा कि यूटोपियन समाजवादी कर रहे थे। दरअसल ये केवल एथिकल वे में बात नहीं करता, ये एथिकल सोशलिज्म नहीं है कि भैया पूंजीवाद तो बड़ी गलत विचारधारा है, पूंजीवाद नहीं होना चाहिए, मजदूरों का शोषण नहीं होना चाहिए, हम मजदूरों के शोषण को हटाने के लिए लोगों को प्रेरित करने की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या है, मार्क्स ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने यहां पर ये कहा कि ऐसा है और ऐसा होगा और ये इन नियमों के आधार पर है, और समाजवाद को लाने के लिए हमें क्रांति के तरीके को अपनाना होगा। तो क्रांति के विज्ञान पर आधारित जो समझ है वह पूंजीवाद को हटाने और समाजवाद को लाने की बात से क्या है, जुड़ जाती है। और इसके साथ ही मार्क्सिज्म कहता है कि वो आइडियोलॉजी नहीं है, वो एक साइंटिफिक थ्योरी है, इसलिए भी वह वैज्ञानिक समाजवाद है। तो नियमों पर आधारित है, ये इतिहास और सामाजिक विकास के परिवर्तन के नियम हैं। ये इतिहास के अनुभविक विश्लेषण पर ये नियम क्या है प्राप्त हुए हैं, ये प्रकृति के अध्ययन से क्या है प्राप्त हुए हैं। दुनिया या संसार, मार्क्सवाद जो है वो संसार के सामान्य वास्तविकता का सिद्धांत है। उसका सामान्य वास्तविकता का सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, और वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में आनुभविक आधार पर उसकी स्वीकार्यता की बात करता है। तो अनुभविक विश्लेषण से हमें कुछ नियम मिलते हैं। ये नियम उतने ही सत्य हैं जितने भौतिकी के सिद्धांत होते हैं। तो यहां पर पदार्थ के बारे में, प्रकृति के बारे में जो बातें हैं उनको हम समाज के बारे में, इतिहास के बारे में लगा सकते हैं। इसलिए मार्क्सवाद क्या है, यहां पर क्या है, वैज्ञानिक समाजवाद है। इस बात को क्या है, यहां पर आपको बताया गया। फिर इसके साथ ही एक और प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे। मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित थे, तो यहां पर बच्चों उत्तर है जयप्रकाश नारायण इस क्रांति से प्रभावित थे। जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के शुरुआती दिनों में गांधी जी से प्रभावित होने के बजाय जब वो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी यूएसए में अध्ययन करने के लिए गए थे, ये तकरीबन 1924 की बात है, तो उस समय वो रूस की 1917 की लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हो चुकी थी। जयप्रकाश नारायण उससे बहुत प्रभावित थे। जयप्रकाश नारायण बाद में विनोबा भावे के प्रभाव में भी आए, गांधीवाद को भी उन्होंने स्वीकार किया। इस तरह से जयप्रकाश नारायण पहले मार्क्सवादी थे, फिर वे एक तरह से समाजवादी बने, और फिर उसके बाद क्या है, गांधीवादी क्या है बने। जो बीच में जब वो नेशनल मूवमेंट में शिरकत करते हैं तो वे साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व नहीं करते हैं। तो जयप्रकाश नारायण पर जो मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति के प्रभाव की बात है, वो जब 1924 के आसपास जब वे अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो वे रूस की क्रांति से बहुत प्रभावित थे, लेकिन जब वे भारत आए तो वे समाजवाद के विचार की तरफ, जो गैर मार्क्सवादी समाजवाद था, उससे प्रभावित हुए, और फिर बाद में उन्होंने गांधीवाद को क्या है स्वीकार किया। तो इस बात को क्या है आपको बताना, या इस बात के आधार पर क्या है आप कर सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन क्या है यहां पर ले रहा हूं, 10वां सवाल। ये भी सवाल क्या है, ये सवाल क्या है, ये भी मुझे लगता है कि यूपी पीजीटी में क्या है पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे एक
क्रांतिकारी पथ के मसीहा के रूप में माना जा सकता है। यहां पर ऑप्शन है थॉमस हॉब्स, कार्ल मार्क्स, लोहिया, रूसो। रूसो जो है उन्होंने अगर बात की भी या पहले के लोगों ने बात की तो उन्होंने विचार दिया, लेकिन यहां पर मसीहा जिसने क्रांति के अग्रदूत के रूप में क्रांति करने के लिए जिसने प्रयास किया, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सही उत्तर कार्ल मार्क्स होगा। क्रांतिकारी पथ के एक मसीहा के रूप में उन्होंने कार्य किया। कैसे? मार्क्स का जो व्यक्तित्व था वह बहुआयामी था। मार्क्स दार्शनिक भी थे, विचारक भी थे और मार्क्स मसीहा भी थे। मार्क्स ने क्रांति पर ग्रंथ भी लिखे और मार्क्स ने क्रांति पर ऐसे पैम्पलेट भी लिखे जिससे मजदूर वर्गों को एक किया जा सके। मार्क्स ने क्रांति का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया और मार्क्स ने एक अगुआ क्रांतिकारी की तरह क्रांति का आह्वान भी किया। तो दार्शनिक होना एक चीज है, मसीहा होना दूसरी चीज है और दोनों होना तीसरी चीज है। मार्क्स जितने बुद्धिजीवी या विचारक थे उतने ही दरअसल एक क्रांतिकारी साम्यवादी भी थे। वो क्रांति के अग्रदूत भी थे और एक क्रांतिकारी भी थे। इसलिए यहां पर जब मार्क्स के इस कोटेशन को आप पढ़ते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें अपनी बेड़ियों के अलावा कुछ भी कुर्बानी नहीं करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, तो यहां पर मार्क्स एक क्रांति पथ के मसीहा के रूप में आह्वान कर रहे थे। लेकिन जब मार्क्स ने द्वंदात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के आधार पर यह लिखा कि क्रांति केवल समाजवाद को लाने की एक टैक्टिक्स ही नहीं है, दरअसल उसकी एक पीछे एक फिलॉसफिकल स्ट्रेटजी भी है कि जिस समाज में निजी संपत्ति होगी उस निजी संपत्ति से विरोध पैदा होंगे और विरोध से संघर्ष होंगे और संघर्ष से क्रांति हो जाएगी। तो मार्क्स यहां पर क्रांति के मसीहा के साथ साथ क्रांति के विचारक के रूप में भी देखे जाते हैं। ये 10 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया। हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेंगे और उसको लाइव क्लास के मोड में आगे ले आएंगे। इसके पीडीएफ को भी आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा, जिस बोर्ड पर जो मैंने ये काम किया है या जो आपको समझाया है सेम टू सेम यही पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिससे आप इसको दोहरा भी सकेंगे और लेक्चर के साथ जोड़कर एक अच्छा अभ्यास कर सकेंगे। धन्यवाद।